खिड़की पर ताला नहीं था, फिर भी इंसानों के रूप में छिपे राक्षस अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक भूत प्रेतों को रोकने वाला पत्थर मौजूद हो वे सेफ हाउस में घुस नहीं सकते। लेकिन उस दिन आदमी अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर खड़ी खूबसूरत लड़की से बात करने लगा, यहाँ तक कि उसने खिड़की खोलकर उसे अंदर बुला लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये नासमझी भरा कदम पूरे घर पर कहर बनकर टूटेगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के गले लगे, लड़की अपने नाखूनों से आदमी की पीठ को चीर दिया और उसने आदमी की जीभ काट डाली। उसे मारने के बाद राक्षस फिर से इंसानी रूप में लौट आया, लेकिन उसने तुरंत कोई और शिकार नहीं ढूंढा, बल्कि घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दी। अब जब पत्थर का असर खत्म हो गया था, सारे राक्षस सेफ हाउस में घुसने वाले थे। उधर अंदर लोग एक बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उन्हें इस खौफनाक खतरे का अंदाजा तक नहीं था। तभी मेरी को भीतर के कमरे से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। मेरी यह देखने के लिए कमरे में गई और दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह साफ तौर पर राक्षसों के जाल में फंस चुकी थी। फिर राक्षसों ने मेरी को खा लिया। नीचे बातें कर रहे लोग चौंक उठे जब एक खून की बूंद गंजे आदमी पर गिरी। वह गाली देने ही वाला था कि देखा ऊपर एक डरावना राक्षस खड़ा है। जब सबको समझ आया कि राक्षस सेफ हाउस में घुस आए हैं, हर कोई इधर उधर भागने लगा, पर राक्षस शांत थे, जैसे इस अफरा तफरी का मजा ले रहे हो। अब सेफ हाउस सुरक्षित नहीं रहा। लीडर ने फैसला किया कि सबको थानेदार के पास ले जाया जाए। उसी वक्त थानेदार के बेटे घर में सो रहा था। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी और जब वह निकला तो देखा पूरा सेफ हाउस तबाह हो चुका है। चारों तरफ लाशें बिखरी हैं। उसे कुछ समझ आने से पहले ही खून से सना एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छी बात यह रही कि लड़के ने तुरंत खिड़की तोड़ी और कूद गई। भले ही उसका हाथ टूट गया, मगर इस समय दर्द की फिक्र नहीं थी, क्योंकि राक्षस पीछे था। आखिरकार एक दोस्त की मदद से दोनों एक कमरे तक भागे और जादुई पत्थर को थामकर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह सुबह हो जाए। उधर थानेदार जब अगली रात गांव छोड़ने का प्लान बना रहा था, तभी पादरी ने उससे सब सच कह दिया। सारा भागी नहीं थी, उसे उसी ने बंद कर रखा था, क्योंकि वही एकमात्र थी जो शैतान से संपर्क कर सकती थी और शायद वही गांव से निकलने का रास्ता जानती थी। फिर पादरी ने एक कहानी सुनाई। जब वह इस गांव में नहीं आया था, उसने गलती से एक घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को मार डाला था। वह खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आखिरी पल में उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के इशारे पर वह इस गांव तक पहुंचा और कुछ चीजें जमीन में दफना दी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब वो सब सारा ने खोज निकाला शैतान की मदद से। इसे पता चलता है कि सारा शैतानों से बात कर सकती है। मगर इससे पहले कि थानेदार कुछ कहती, अचानक गाड़ी चलने की आवाज गूंजी। दोनों दौड़कर बाहर आए और देखा कि लीडर लोगों को लेकर वहां पहुंच चुका था। साफ था कि सेफ हाउस में कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोनों ने जल्दी जल्दी गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला, मगर ये रात थी और पादरी जैसे ही वापस जा रहा था, राक्षस ने हमला कर दिया। थानेदार ने गोली चलाकर किसी तरह उसे बचाया और घर के अंदर खींच लाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण पादरी बच नहीं पाई। सिर्फ एक रात में गांव में कई लोग मारे गए। थानेदार समझ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसे फौरन भागने का रास्ता खोजना होगा। वह चर्च के तहखाने पहुंचा, जहां सारा बंद थी। अब सिर्फ जंगल ही बचा था जहां वे नहीं गए थे। वही राक्षसों का अड्डा था। लेकिन अगर यही लोगों को बाहर ले जा सकता है, तो चाहे वह नर्क ही क्यों ना हो, वह जाने को तैयार था। जंगल में साफ था कि कोई नहीं था, पर पेड़ों पर कांच की बोतलें टंगी थीं और जैसे ही थानेदार ने एक बोतल उतारनी चाही, सारा अचानक दर्द से तड़प उठी और फिर बेहोश हो गई। कोई रास्ता न होते हुए थानेदार को वहीं रात बितानी पड़ी। लेकिन यह जंगल राक्षसों का अड्डा था। रात होते ही वे बाहर आकर इंसानों को खा जाते थे। थानेदार केवल भूत प्रेतों को दबाने वाले ताबीज पर भरोसा कर सकता था। और इसी दौरान सारा अचानक जाग गई और देखा कि थानेदार ने एक बोतल उठा ली थी। उसके अंदर बस कुछ अजीब से नंबर थे, जिनका मतलब वह नहीं समझ पाई। लेकिन सारा ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बार बार थानेदार से वहां से जाने की जिद करने लगी, क्योंकि इस बार हालात पहले से अलग थे। राक्षसों के अलावा बाहर कुछ और भी भयानक था। सारा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि टेंट के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जमीन जोर जोर से हिलने लगी और दोनों खड़े भी नहीं हो पाए। लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। फिर भी थानेदार ने डील नहीं दी और जल्दी से ताबीज वापस टांग दिया, कहीं राक्षस हमला न कर दे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर रात होने के बावजूद रोशनी होने लगी थी। साफ था ये कोई आम लाइट नहीं थी, शायद यहाँ और भी इंसान मौजूद थे। सुबह होते ही थानेदार ने सुराग ढूंढने की सोची, लेकिन बाहर आते ही देखा कि चारों ओर मकड़ी की जाले फैले हुए थे। तभी पास से मदद की पुकार सुनाई दी। थानेदार भागा और जैसे ही पहुंचा वह हैरान रह गया। पुकारने वाली और कोई नहीं, उसकी पत्नी थी। वह थानेदार की हाथ पकड़ के खींचने लगी। जैसे ही वह भागा, आसपास अचानक बहुत सारे मकड़ियां निकल आए। कुछ तो उसके ऊपर चढ़ गए। हालांकि अंत में वे मकड़ियां भाग गई और थानेदार को एक ने काट लिया। इसी समय कस्बे के बाकी लोग भी मेहनत में लगे थे। वे एक ऊंचा टावर बना रहे थे, जिससे रेडियो सिग्नल मजबूत किया जा सके और जल्दी से बाहर दुनिया से संपर्क हो सके। सबकी मेहनत से टावर बन गया और सिग्नल मिलने लगा। लेकिन तभी दूर आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज हवा चलने लगी। साफ था कि तूफान आने वाला है। समय कम था और उन्हें जल्दी से संपर्क करना था। लेकिन जिम लाख कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं पा सका। मौसम बिगड़ता जा रहा था और समय खत्म हो रहा था। तभी अचानक रेडियो से जवाब आया। जिम ने तुरंत मदद मांगी, लेकिन वह चौंक गया। उसने अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी सामने वाला उसका नाम जानता था। दूसरी ओर जिम की पत्नी जमीन खोद रही थी। उसे शक था कि जमीन
जमीन के नीचे कस्बे का कोई राज छुपा है, पर ज्यादा खोदने से पहले ही जमीन फट गई और वह नीचे गिर गई। और अभी वो कुछ समझ पाती, अंधेरे से विक्टर निकल आया। उसने कहा कि उसे तुरंत उसके साथ वहां से निकलना होगा क्योंकि वह गड्ढा बहुत खतरनाक है। महिला हैरान रह गई, लेकिन विक्टर के पास समझाने का समय नहीं था क्योंकि ये सब एक सफेद कपड़ों वाले बच्चे ने कहा था। केवल तभी महिला को बचाया जा सकता था। उसी वक्त थानेदार को रोशनी का स्रोत मिल गया। पास में एक रहस्यमय लाइट हाउस खड़ा था। जब दोनों को उम्मीद जगी, तभी थानेदार के शरीर में जहर असर करने लगा। वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसने सारा से कहा कि वह अकेले निकल जाए, केवल वही अगर जिंदा लौटेगा तो लोगों को सच्चाई बता पाएगा। लेकिन सारा ने उसे छोड़ने से मना कर दिया और मदद ढूंढने लगी। तभी उसे फिर वही सफेद कपड़ों वाला बच्चा दिखाई दिया। उसने दूर एक पेड़ के खोखले की ओर इशारा किया, बताया कि वह जगह सुरक्षित है। सारा ज्यादा सोचे बिना थानेदार को खींचकर वहां ले गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, सारा पीछे नहीं आई। जब थानेदार ने लाइटर जलाया तो देखा कि वह किसी और जगह पहुंच चुका था। वह चाहे जितनी आवाजें लगाता रहा, कोई जवाब नहीं मिला। और उसी समय कस्बे में एक और बसा पहुंची। लगता है वहां फिर नए लोग आने वाले थे। थानेदार ने बेबसी में लाइटर जलाया और पाया कि चारों ओर बस दीवारें थीं और बाहर निकलने का रास्ता बहुत ऊपर था। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। हार मानने ही वाला था कि ऊपर से एक कमजोर सी आवाज आई। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मदद के लिए पुकारने लगा। तभी एक रस्सी नीचे फेंकी गई। उसने तुरंत पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। तभी नीचे से उसके बेटे की आवाज आई, जिससे वो डर के मारे लगभग गिर पड़ा। नीचे देखा तो बेटा गायब था। शायद कोई भ्रम था। माहौल इतना अजीब था कि अब वो ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उससे दहल उठा। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी दीवार से बंधा था। उस आदमी ने उसे ऊपर इसलिए खींचा ताकि वो उसे मार दे और उसके दर्द का अंत कर सके, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है और उसे शहर वापस ले जाकर इलाज कराने की सोचता है। पर उसे नहीं पता कि अब शहर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अचानक एक टूरिस्ट बस वहां आ जाती है और सब घबरा जाते हैं। पहले कभी वहां कुछ लोग ही आते थे, पर अब एक पूरी बस आ गई थी। उन्हें पता था कि रात को ये शहर राक्षसों से भर जाता है और उन्हें नए लोगों को जल्दी समझाना होगा कि अंधेरा होने से पहले घर में चले जाएं। तभी गांव का लीडर बाकी लोगों के साथ दौड़ता हुआ आता है। वो जितना भी समझाए, ड्राइवर वहां से जाने पर अड़ा रहता है और लीडर की मानसिक स्थिति पर शक करता है। तभी बगल का एक घर अचानक गिर जाता है और कुछ लोग मलबे में दब जाते हैं। लेकिन अंधेरा होते ही राक्षस आने वाले थे और बचाव का कोई वक्त नहीं बचा था। सब बस दुआ करने लगते हैं कि वो लोग रात किसी तरह काट ले। लेकिन ड्राइवर लोगों को लेकर निकलने की कोशिश करता है, ये जाने बिना कि वो अब इस जगह में फंस चुका है। लीडर दौड़कर उसे रोकता है, अगर अंधेरे में बाहर रहे तो सब मारे जाएंगे और किसी और की जान न जाए। इसलिए लीडर बस के टायर पंचर कर देता है और सबको घर में घुसने का हुक्म देता है। लेकिन कुछ टूरिस्ट भाग जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उन्होंने कितनी मूर्खता की। रात गहराने लगती है और भागे हुए लोग कहीं छिपते फिरते हैं। फातिमा उन्हें जोर से चेतावनी देती है, अजनबियों से बात मत करना, चुप रहो, सुबह तक इंतजार करो। राक्षसों की संख्या बढ़ती जाती है। फातिमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में छिप जाती है और दुआ करती है कि बाहर के लोग बच जाएं। पर टूरिस्ट खुद ही राक्षसों से हाथ मिलाते हैं और फिर उनकी चीखें पूरे गांव में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। गूंजने लगती है। अब जाकर सबको एहसास होता है कि ये जगह कितनी डरावनी है, लेकिन असली डर की शुरुआत अभी बाकी थी। एक राक्षस बस के अंदर घुसता है और जैसे ही वो स्टीयरिंग घुमा रहा होता है, पीछे से एक आवाज आती है। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति छिपे होते हैं। जब वो उस राक्षस का इंसानी चेहरा देखते हैं तो थोड़ी राहत महसूस करते हैं। फिर राक्षस उनको खा लेता है। उधर थानेदार जंजीरें खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पास से संगीत बजने लगता है। बूढ़ा उसे भागने को कहता है क्योंकि गाना रुकते ही वे आ जाएंगे जो राक्षसों से भी भयानक है। लेकिन थानेदार के पास वक्त नहीं होता। वो जल्दी से जंजीरें तोड़ता है। तभी बूढ़ा बुरी तरह तड़पने लगता है और अचानक उसे पकड़ लेता है। ये सब देख थानेदार हैरान रह जाता है, लेकिन अब तक बूढ़ा मर चुका होता है और थानेदार का हाथ कट चुका होता है। उसे तुरंत वापस जाकर घाव की पट्टी करनी होती है। जैसे ही वो तहखाने से बाहर आता है, देखता है कि रात हो चुकी है। वो जल्दी से मशाल बुझा देता है, लेकिन राक्षस फिर भी उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस रात को जिंदा पार कर पाएगा। थानेदार पेड़ के पीछे चुपचाप छिपा हुआ था। डर इस बात का था कि कहीं आसपास मंडरा रहे राक्षस उसे देख न ले। मगर हैरानी की बात ये थी कि जो राक्षस आमतौर पर इंसान देखते ही टूट पड़ते हैं, उन्होंने इस बार उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया। थानेदार को पास ही एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा, जहां जाकर वो छिप गया। अंदर पहुंचते ही उसे विक्टर और शिवानी को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, पीछे से एक लड़का अंदर घुसने के लिए भाग रहा था। तभी थानेदार ने तुरंत उसे रोकने के लिए बंदूक बाहर निकाला। कहीं वो भी किसी राक्षस का भेष तो नहीं। लेकिन जब बाहर राक्षसों की भीड़ बढ़ने लगी तो उसे मजबूरी में उस लड़के को अंदर आने देना पड़ा। असल में राक्षस कभी भागते नहीं थे। हालांकि लड़का भागता हुआ आया था, फिर भी थानेदार पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं कर पाई। बंदूक ताने हुए उसने उसके बारे में पूछा और तब
तब जाकर पता चला कि एक टूरिस्ट बस हाल ही में कस्बे में आई है। ये सुनते ही सब सन्न रह गए, क्योंकि सालों से इतने सारे नए लोगों का एक साथ आना पहली बार था। और जब बाहर वाले ज्यादा हो जाते हैं तो इस जगह को संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे वो कपल जो नियमों को नजरअंदाज करके एक खाली मकान में मस्ती करने पहुंच गया, जहाँ पर राक्षसों को रोकने वाला पत्थर भी नहीं था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस कस्बे में खतरा हर कोने में छुपा है। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी और कहने लगा, हमारी मदद कीजिए। फिर लड़के ने दरवाजा खोल दिया तो देखा 2 अजनबी खड़े थे, पर उसे पता नहीं था कि असल में वह इंसानों के रूप में राक्षस थे। और फिर जोर से चीखने की आवाज आई। फिर अगली सुबह जब डिप्टी और एलिस खाने की तलाशी कर रहा था, तभी उन्हें पिछली रात की वही महिला मिली जिसके सिर में लोहे की छड़ धंसी हुई थी। वो मरी हुई लग रही थी, मगर जैसे ही वे लोग उसके करीब आए वो अचानक उठ बैठी। सबके होश उड़ गए। डॉक्टर को बुलाया गया, पर जांच के बाद साफ हो गया कि उसका बचना नामुमकिन है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राक्षसों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब केवल लोहे की छड़ निकालकर ही उसका दर्द खत्म किया जा सकता था, लेकिन कोई ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। तभी थानेदार वहां पहुंचा। अपने अनुभव और मजबूती के साथ उसने ये काम कर डाला। उस औरत की तकलीफ खत्म कर दी, मगर तभी से उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस पर बूढ़े द्वारा किए गए हमले के बाद उसके जख्म में बदलाव आ रहा था। उसका हाथ भी अब सामान्य नहीं रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर इतना तय था कि मामला गहरा है। और अब सारा भी कहीं गायब थी। खुद से ज्यादा उसे कस्बे के लोगों की चिंता थी। उधर डिप्टी को चर्च के तहखाने में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तहखाना पूरी तरह खाली था, लेकिन वहाँ उसे कोई हलचल सी सुनाई दी। बार बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार जब वह नीचे गई तो वहाँ एक औरत छुपी हुई मिली। वो थी सारा, जो लंबे समय से लापता थी।